चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 के दिन 2:35 PM पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 या लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल किया गया। इस लॉन्च व्हीकल को पहले GSLV मार्क 3 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता था। इससे पहले इस लॉन्च व्हीकल से 3 ऑपरेशनल मिशंस को लॉन्च किया जा चुका है और ये इस व्हीकल का 4th ऑपरेशनल मिशन था। LVM-3 ने टोटल 3 स्टेजेस में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। पहली स्टेज थी सॉलिड स्टेज, जहां 2 S2000 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का यूज किया गया ताकि टेक ऑफ के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट को जनरेट किया जा सके। सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ये फ्यूल लिक्विड फ्यूल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। एक बार इग्नाइट होने के बाद थ्रस्ट को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, यानी इस स्टेज को टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप्ड 25 मीटर हाइट वाले इस बूस्टर में फ्यूल के रूप में HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन का यूज किया जाता है। इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करने के बाद ये सॉलिड बूस्टर्स लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो गए थे, जिसके बाद लॉन्च व्हीकल का सेकंड स्टेज इग्निशन शुरू हुआ। सेकंड स्टेज यानी L110 लिक्विड स्टेज को 2 विकास इंजन्स पावर देते हैं, जिन्हें लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में डेवलप किया गया है। इस लिक्विड स्टेज में UDHM यानी अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन और H2O का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड स्टेज का फ्यूल यूज हो जाने पर यह स्टेज भी लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो गई और उसके बाद थर्ड स्टेज इग्नाइट हुई। थर्ड स्टेज यानी C25 क्रायोजेनिक स्टेज, जिसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा ही डेवलप किया गया है। क्रायोजेनिक स्टेज में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाले फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे पावरफुल स्टेज होती है। लॉन्च व्हीकल के स्टेज में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर व्हीकल की लॉन्चिंग के बाद शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सेकेंड फेज। लगभग 5 दशक पहले अमेरिका ने मून के लिए जो मिशन लॉन्च किया था, उसे मून तक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे थे। वहीं भारत के चंद्रयान मिशन को इसी सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग रहा है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है चंद्रयान 3 द्वारा सेम जर्नी के लिए लिया गया डिफरेंट रूट। अर्थ के ऑर्बिट में एस्टैब्लिश होने के बाद चंद्रयान 3 ने अर्थ के 5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए। हर रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान की हाइट को बढ़ाया गया और हाइट बढ़ाने के साथ साथ चंद्रयान 3 की वेलोसिटी भी बढ़ती गई। 5th रिवॉल्यूशन पूरा होने के बाद चंद्रयान की वेलोसिटी इतनी हो गई कि उसको मून की ऑर्बिट पे प्लेस कर दिया गया। इस प्रोसेस को ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। अब चंद्रयान मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और हर एक रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान की हाइट को डिक्रीज किया जा रहा है। डिक्रीज करते हुए चंद्रयान की हाइट को मून सरफेस के पास लाया जाएगा। लूनर सरफेस के लगभग 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने आप को प्रोपल्शन मॉड्यूल से डिटैच कर लेगा और उसके बाद मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में चंद्रयान 3 को 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन जिस जर्नी को कंप्लीट करने में दूसरी स्पेस एजेंसीज ने 1 हफ्ते से भी कम का समय लिया, उसी जर्नी को पूरा करने में इसरो को इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? और आखिर चंद्रयान 3 ने अर्थ के इतने रिवॉल्यूशंस क्यों लिए? इसका सीधा सा जवाब है कि इसरो चंद्रयान 3 की जर्नी में अर्थ की ग्रेविटी का यूज करना चाहता था। आसान भाषा में समझें तो अर्थ की ग्रेविटी किसी रॉकेट के लिए वही काम करती है जो फ्यूल करता है। केपलर का सेकंड लॉ कहता है कि सैटेलाइट और पेरेंट बॉडी को कनेक्ट करने वाली लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि सैटेलाइट जैसे जैसे पेरेंट बॉडी के क्लोज आएगी, वैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसरो चंद्रयान 3 को मिनिमम फ्यूल का यूज करके पावर देते हुए उसे मून ऑर्बिट तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक और सवाल आता है कि आखिर इसरो ने डायरेक्ट फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान 3 को क्यों नहीं भेजा? इसका रीजन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर अर्थ से किसी रॉकेट को डायरेक्टली मून की तरफ एक स्ट्रेट पाथ में लॉन्च किया जाए तो उसे पहुंचाने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन इस प्रोसेस में स्पेस एजेंसी को काफी बड़ा, हैवी और एक्सपेंसिव रॉकेट डेवलप करना पड़ता है। स्ट्रेट पाथ में जाकर मून पर लैंड करने के लिए लगभग 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है और इतनी लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए रॉकेट में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्यूल की जरूरत होती है और रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल काफी एक्सपेंसिव होता है और ये रॉकेट के वेट को भी बढ़ा देता है। यानी अगर रॉकेट में ज्यादा फ्यूल डालना है तो उसके लिए रॉकेट को भी
पावरफुल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1969 में सैटर्न 5 रॉकेट अपोलो 11 को मून तक लेकर गया था, जिसकी हाइट 363 फीट थी। इसके कंपैरिजन में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले LVM-3 की हाइट सिर्फ 142 फीट है। ये सब कुछ मिशन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है और इसीलिए इसरो के अलावा मून मिशन को कंप्लीट करने वाले सभी स्पेस एजेंसीज का बजट काफी हाई था। इसरो इस चंद्रयान मिशन को सिर्फ 615 करोड़ रुपीस में पूरा कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इतनी कम कॉस्ट में इस मिशन को पूरा कर पाने का रीजन है कि इसरो चंद्रयान को मिनिमम फ्यूल के साथ मून पर लैंड करवाएगा। इन सब प्रोसेस के बाद आता है चंद्रयान 3 का फाइनल फेज यानी लैंडिंग फेज। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान चंद्रयान को मैन्यूवर किया जाएगा। ये मैन्यूवर्स बिल्कुल भी आसान नहीं होते क्योंकि उसके लिए एक्सट्रीमली प्रिसाइज कैलकुलेशंस की नीड होती है। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान मैन्यूवरिंग के लिए इसरो द्वारा कैलिफोर्निया में सिचुएटेड जेट प्रोपल्शन लैब की हेल्प ली जा रही है। इन सभी कैलकुलेशन के बाद चंद्रयान 3 का सबसे डिफिकल्ट फेज स्टार्ट होगा, यानी कि इसका लैंडिंग फेज। इसरो के चीफ का कहना है कि सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लगभग 15 मिनट का समय लगेगा और ये पूरा ड्यूरेशन 15 मिनट्स ऑफ टेरर जैसा होगा। सॉफ्ट लैंडिंग फेज के स्टार्ट होने के साथ ही विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट होकर 100/30 किलोमीटर की ऑर्बिट में एंटर करेगा। यानी इस समय पर लैंडर मून से मैक्सिमम 100 किलोमीटर और मिनिमम 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मून सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू करेगा और सरफेस पर लैंडिंग स्टार्ट करेगा। ग्रेविटी के कारण लैंडर तेजी से नीचे जाएगा, पर इस दौरान लैंडर के थ्रस्टर्स को यूज करके लैंडर को धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को पावर्ड ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस फेज में बेहद जरूरी है कि इंजन सही समय पर और सही एटीट्यूड पर अपने थ्रस्टर्स को फायर करे। इसके साथ ही मिनिमम पॉसिबल फ्यूल को यूज करे और लूनर सरफेस को एक्यूरेटली स्कैन करे। जब ये सारी प्रोसेस प्रिसीजन के साथ पूरी होगी तो ही सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल हो पाएगी। ये पूरा प्रोसेस ऑटोनॉमस है, यानी कि अर्थ से इसे गाइड नहीं किया जा सकता। चंद्रयान 2 के दौरान लैंडर के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन था कि उस लैंडर में ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वे अपने आप को रीओरिएंट कर पाए। यानी लैंडिंग के दौरान अगर लैंडर की डायरेक्शन या उसका एंगल डिस्टर्ब हो जाए तो लैंडर ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ सके। लेकिन चंद्रयान 3 में इस फीचर को भी ऐड किया गया है, जिससे ऐसी कोई भी सिचुएशन होने पर लैंडर अपने आप को 90 डिग्री एंगल पर रीओरिएंट कर लेगा, जो उसे क्रैश होने से बचाएगा और सेफ लैंडिंग को इंश्योर करेगा। उसके बाद लगभग मून सरफेस से 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर पूरे लूनर सरफेस को एक बार फिर से स्कैन करेगा ताकि ऑब्स्टिकल्स का पता लगाया जा सके। अगर वहां पर कोई ऑब्स्टिकल मौजूद होगा तो स्कैन करके अपने लिए एक बेटर लैंडिंग साइट खोजेगा, और अगर कोई ऑब्स्टिकल मौजूद नहीं होगा तो धीरे धीरे लैंडर मून सरफेस पर सॉफ्टली लैंड कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग सबसे मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि इस दौरान जो लूनर मॉड्यूल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, उस स्पीड को कम करके 0 करना होगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती। स्पीड रिडक्शन अचीव करने के बाद भी एक और समस्या का सामना विक्रम लैंडर को करना होगा। सॉफ्ट लैंडिंग करते समय विक्रम लैंडर के थ्रस्टर से मून के सरफेस से लूनर डस्ट उड़ने लगेगी। ये लूनर डस्ट कैमरा लेंस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है और फॉल्टी रीडिंग को ट्रिगर कर सकती है। नासा के अपोलो 15 मिशन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जब लैंड होने के बाद थ्रस्टर्स के इम्पैक्ट की वजह से लूनर डस्ट का एक क्लाउड मून सरफेस के ऊपर बन गया था। इस वजह से कुछ मिनट्स तक कंप्लीटली ब्लर्ड इमेजेस अर्थ तक ट्रांसमिट हो रही थी। चंद्रयान 2 के लैंडर में ग्लिचेस के बाद चंद्रयान 3 के लैंड थ्रस्टर्स को इम्प्रूव किया गया है। चंद्रयान 2 में जहां कुल 5 थ्रस्टर्स लगे हुए थे, वहीं चंद्रयान 3 में 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में काफी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा इसरो में लैंडर लेग्स को और स्टर्डी बनाया गया है, लार्ज सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है, फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसेस को इम्प्रूव किया गया है। साथ ही चंद्रयान 2 के लिए जो लैंडिंग साइट चूज की गई थी, ये लैंडिंग साइट उससे काफी बड़ी और उसका साइज 4/2 किलोमीटर है। लैंडिंग वेलोसिटी को भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद इसरो कॉन्फिडेंट है कि इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग के टारगेट को अचीव कर लेगा। लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय करेगा और उसके बाद मून सरफेस पर मूवमेंट करके रोवर वहां का केमिकल एनालिसिस करेगा। ये 6 व्हील का एक रोबोट व्हीकल है जिसका वेट 26 किलोग्राम है। इसके मिशन लाइफ 1 लूनर डे होगी और ये मून सरफेस और मून एटमॉस्फेयर की एलिमेंटल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेगा।
चंद्रयान 3 मिशन में एक लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर मौजूद है। लैंडर मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है और उसके अंदर ही रोवर मौजूद है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए लैंड और रोवर के अंदर साइंटिफिक पेलोड्स को इंस्टॉल किया गया है। किसी भी सैटेलाइट के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पेलोड्स को इंस्टॉल किया जाता है। पेलोड स्पेसक्राफ्ट के वो एलिमेंट्स हैं जो मिशन से रिलेटेड डेटा प्रोड्यूस करते हैं और डेटा को वापस अर्थ पर रिले करते हैं। हर पेलोड साइज, कॉम्पोजिशन और कैपेबिलिटी में अलग अलग होता है और अलग अलग फंक्शन को पूरा करता है। सबसे पहले आता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम करता है। लूनर ऑर्बिट पर पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप पेलोड का इस्तेमाल किया गया है। इसका काम है रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करके स्मॉलर प्लैनेट्स को सर्च करना और वहां पर हैबिटेबिलिटी की पोटेंशियल को एनालाइज करना। विक्रम लैंडर का पहला पेलोड है चेस्टी यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड, जो थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मेजर करेगा। दूसरा पेलोड है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। ये पेलोड लैंडिंग साइट के अराउंड सीस्मिसिटी को मेजर और रिकॉर्ड करेगा। थर्ड पेलोड है लैंगमुइर प्रोब, जो प्लाज्मा डेंसिटी और उसके वेरिएशंस का एस्टिमेशन करेगा। फोर्थ पेलोड है नासा से लिया गया पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, जो लूनर लेजर रेंज की स्टडी करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान लैंडर को असेस करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान हाइट को जज और कंट्रोल करने के लिए लेजर बेस्ड एल्टीमीटर, वेलोसिटी को जज और कंट्रोल करने के लिए लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मून जैसे सिमिलर सरफेस को आर्टिफिशियली क्रिएट करके वहां पर लैंडर लेग मैकेनिज्म की डिफरेंट कंडीशन के अंदर टेस्टिंग भी करी गई थी। लैंडर के मून सरफेस पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल से रोवर अलग हो जाएगा। रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जैसे पेलोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनका काम होगा लैंडिंग साइट से एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को ड्राइव करना। इस बार आजादी के